दोस्तों आदाब। बनारस के अंदर गर्मियां शिद्दत की पड़ रही हैं। जिस तरीके से गर्मियां शिद्दत की पड़ रही है वैसे ही सियासी गर्मियां भी शिद्दत की हो गई हैं। हालात यह है कि 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन जिसको इंडिया कहा जाता है, भले से गोदी मीडिया उसको इंडी गठबंधन कह के आपको पुकारे, मगर उसका पूरा शब्द इंडिया, अलायंस को अगर एक मिला देते हैं तो इंडिया होता है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी सत्ता में आने की बात कह रहा है, दूसरी तरफ भाजपा अपने सत्ता में आने की बात कह रही है। इन सबके बीच बनारस एक जो हॉट सीट है, इस हॉट सीट पे क्या स्थिति है उसको जानने के लिए एक छोटी सी गैदरिंग रख रखी है। हमने बहुत बड़े बड़े नेताओं को इसमें नहीं बुलाया। हाँ, यह जरूर है कि जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टियों को जमीनी स्तर पे लेके चलते हैं, उनको बुलाया। साथ में कुछ छात्र है, कुछ नौजवान है और व्यापारी वर्ग भी है हमारे साथ पार्टियों के स्तर पे देखा जाए तो बसपा के दिनेश कसौदन जी हैं, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद गुड्डू हैं, इधर हमारे शमीम भाई हैं, भाजपा से कद्दावर नेता हैं आपके आसिफ शेख साहब, अबुल खैर मिस्टर साहब हैं जो एक व्यापारी है और बहुत अच्छे शायर भी हैं, और बाकी कुछ छात्र हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए, कुछ बुजुर्ग हैं और नौजवान हैं। यहाँ के सियासी माहौल और देश के सियासी माहौल पे तस्करा शुरू करते हैं। सत्ता इस वक्त भाजपा की है तो शुरुआत हम भाजपा से ही करते हैं, सत्ता से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पूरा माहौल आपसी जो है सौहार्द का है, किसी तरीके के कोई विवाद की स्थिति यहां नहीं हो सकती है। हम उनमें के नहीं है कि एक दूसरे को डिस्प्यूटेड मुद्दे पे लड़वा करके डिबेट करके टीआरपी बटोरे। सबसे पहले आसिफ शेख साहब आपसे शुरू करते हैं। आसिफ साहब, बनारस का चुनाव अपने शबाब पे आ चुका है, 5 चरण का मतदान हो चुका है। यहाँ पे जो चुनाव शुरू हुआ लोकसभा का, तो लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ, आपकी पार्टी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार। उसके बाद फिर साहब आ गया तेजस्वी यादव की मछली के बाद आया मुस्लिम लीग के बाद जो आ गया मुस्लिम के बाद मंगलसूत्र। आज तो यहां तक हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज में कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो 370 हटा देगी, एनआरसी खत्म कर देगी। तो बनारस में ये सारे मुद्दे किस स्थिति में रहेंगे या यहाँ का कौन सा चुनावी मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो विकास की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ वो चल रहे हैं। और जहां तक 400 की बात है तो हम 5 चरणों में लगभग अपने 400 के लगभग आ चुके हैं। तो 2 चरण बाकी है, इसके अंदर हम लोग 400 सीट आएगी और हम पूर्ण बहुमत से एक बार फिर तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अभी तक 5 चरणों में आपको 400 सीट आ चुकी है। 400 पे हमने 400 नहीं कहा, हमने कहा कि 400 पे लगभग, जो 2 चरण है इसमें लगभग 410 और 10। पत्रकारिता वाला एक सवाल है, जब इतना कॉन्फिडेंस कि हमको 400 सीट आ जाएगी तो फिर ये बात क्यों कि कांग्रेस अगर जीतेगी तो एनआरसी खत्म कर देगी, 370 जो है वो जो है वहां कश्मीर में दोबारा लागू कर देगी। जिस 370 के मुद्दे पे आप पूरे देश में चुनाव लड़े, हर जगह 370 की बात हुई। जिस 370 को खत्म करने के बाद सोशल मीडिया पे बैठा हुआ ट्रोलर बेरोजगार जो है वो 2 बीघे का प्लाट खरीदने लग गया, कश्मीर में शादी करने लग गया, उसी 370 जहां से खत्म किया खाड़ी में, वहां के 3 सीटों पे तो भाजपा ने चुनाव ही नहीं लड़ा। देखिए, ये पार्टी से देखिएगा कहां से लड़ना है, काफी लड़ना है, लेकिन जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, देश के विकास में लड़ रहे हैं। 140 करोड़ लोगों का साथ है। इस विषय पर लेकर हम लोगों को हमारे नेता ने कहा कि इस बार 10 साल जो हमने कार्य किया है उस पर हम लोग 400 जाएंगे। और इस बार जितना भी काम हुआ जनहित में हुआ है, पूरे देश में उठा लीजिए। मैं बनारस की बात करता हूँ, बनारस के सांसद है हमारे देश के प्रधानमंत्री, और बनारस में विकास देख लीजिए 10 सालों में क्या हुआ। यहाँ की चौक पे ही गुदौलिया की सड़कें हुआ करती थी, सवाल घूमते थे, गोबर पड़ा था, गंदगी था, लेकिन आज कभी क्या बनारस के लोगों ने सोचा था कि बनारस में रोपवे आएगा? या बनारस के लोग सोचे थे अभी इंटरनेशनल स्टेडियम आएगा? 3 रेलवे स्टेशन हो गए हैं,
सारी रिंग रोड बन गई है। ये रेलवे स्टेशन पे पहले भी थे। नहीं थे, किस हालत में थे पूरे बनारस वाले जान रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी तो अपना नेता ही नहीं घोषित किया है, अभी तक देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अभी देखते रहिए, ये लोग कुछ नहीं, सुनिए इनको, ये 100 के अंदर आएंगे सारे लोग और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अगर 100 के अंदर सारे लोग विपक्ष आएंगे तो इसका मतलब 443 सीट आपके पास आ रही है, 443। तो फिर प्रधानमंत्री के भाषण में दो शहजादे, लखनऊ के शहजादे, दिल्ली के शहजादे, या कांग्रेस को वोट ना दो, कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी, फिर क्यों? देखिए पब्लिक क्या करेगी। हमने जो नारा लिया है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का सर्वेक्षण कराया और जो सर्वेक्षण निकल के आया, मुझे लगा कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उस काम के हिसाब से हमको 400 सीट मिलेगी। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री जब रिपोर्ट कार्ड लेके आम जनता के बाद हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और देश का विकास कहाँ पे गया पूरे, और बनारस ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश देख लीजिए। माननीय योगी जी 7 सालों में देख लीजिए क्या रास्ता, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, दुकानदारों से हफ्ता वसूली होती थी, डॉक्टरों से होती थी। लेकिन योगी जी ने 7 साल में क्या किया, मोदी जी ने क्या, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। अच्छा, एक ज्वलंत मुद्दे पे प्रश्न आपसे, आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक मतलब सीधे स्टेट फॉरवर्ड का, मुस्लिम आप भी हैं, मुस्लिम मैं भी हूँ, इत्तेफाक से काफी लोग यहाँ पे और भी मुस्लिम हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस आएगी प्रयागराज में तो एनआरसी खत्म कर देगी। बताओ एक मुसलमान, क्या आप एनआरसी चाहते हैं? देखिए ऐसा कि प्रधानमंत्री का जो बात को ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री 2014 में क्या कहा था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। क्यों कहा था कि पिछली सरकारों ने जो किया है सिर्फ मुसलमानों को पीछे किया है। देश के अंदर अगर मुसलमान सबसे पीछे है, ये कांग्रेस समाजवादी की देन होती है। 22% मुसलमान होता है, 7% यादव है, सरकार बनती है मेरी बात पूरी हो जाए। सरकार बनती समाजवादी की, मुस्लिम के कितने नेता पैदा हो गए, कितने विभाग में नौकरी मिल गई। तो सवाल है कि यादव बढ़ेगा। कांग्रेस ने हमको पीछे किया, खच्चर रिपोर्ट कब आई थी, कांग्रेस के जमाने में आई थी। अगर इतना ही करते तो आज हमारा जो मुसलमान जो इतना पीछे हो गया, इतना पीछे हो गया है। मोदी जी ने कहा कि मदरसों के अंदर कंप्यूटर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, बच्चा तालीम भी ले इस्लाम की और साथ साथ पढ़े भी। इसी के 1.5-10 सालों में देख लीजिए 12वीं का रिजल्ट और 10वीं के रिजल्ट में क्या है, कितने मुस्लिम बच्चे टॉप किए हुए। देखिए एक सवाल यहाँ पे फिर एक जो सवाल बन रहा है, बतौर एक पत्रकार बन रहा है। देखिए हम उस तरीके के पत्रकार नहीं है कि हम आपको हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे इधर उधर हम बहकाते रहे। मतलब कौन करता है? हमने क्या मुसलमानों को सिर्फ चुनाव आता है, ये कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, सपा के लोग आ जाते हैं मुस्लिम समाज की हितैषी बनने। लेकिन मोदी जी ने कोई भी योजना निकाली या कोई भी योजना देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा कि इस जाति को मिलेगा, इस वालों को मिलेगा। उनके सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनका अभी पिछले हफ्ते बयान आया कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हम मथुरा और ज्ञानवापी लेंगे। ठीक है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में ये बयान दिया कि अगर कांग्रेस की सत्ता आ गई तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे देगी। लेकिन कांग्रेस की सत्ता जब नहीं आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जो विकास की बात 2014 में शुरू की, आज 2024 तीसरी बार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण के साथ ही वो नारा लेके चले हैं। 140 करोड़ लोगों की आवाज है। और आज फिर मैं बता दूं कि सारे समाज के, सारे धर्म से उठकर राजनीति उन्होंने किया है, सारे 140 करोड़ लोगों को लेते हैं। अब फिर एक बार उन्हीं के बदले में 400 पार करने जा रहे हैं। सवाल वाले मुद्दे पे वापस आखिरी, ठीक, बताओ एक मुस्लिम, आप सियासतदान हैं, आप भाजपा से सदस्य हैं, वो एक अलग सी बात है। बतौर एक मुस्लिम, एनआरसी हाँ या एनआरसी ना? देखिए हर हुकूमत अपने हिसाब से काम करती है। बतौर एक मुस्लिम, मैं क्या कर, बतौर मुस्लिम नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बतौर मुस्लिम कह रहा हूँ, हर सरकार हर जगह क्या एनआरसी समझिए, क्या कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया है? हर मुल्क अपनी एनआरसी कराती है, अपने देश की जनगणना कराती है। तो हिंदुस्तान में काफी दिनों से नहीं हुई है। क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं हुई थी जनगणना? एनआरसी नहीं हुई थी, लोगों की गणना नहीं होती। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ डराया गया है। 2014 में जब मोदी जी आए तो देश में एक नारा दिया गया कि ये उग्रवादी है, मुसलमान का हितैषी नहीं है, मुसलमान को मरवा देगा, पूरे देश में मुसलमान खत्म हो जाएंगे। 10 सालों में इतना मुस्लिम समाज ने, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं बनारस में हूँ, मैंने मैंने चूंकि बनारस में शहर में 3 विधानसभा है, टोटल तो 5 विधानसभा है,
मोदी जी के क्षेत्र में 3 विधानसभा में 297 मुस्लिम बूथ है। और मैं बता दूं कि कम से कम 70 से 80 बूथों पर मैंने मकान भी दिलाया और सरकारी कोई योजना आई उसने मुस्लिमों को दिलाया है। तो कहीं उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। अल्लाह भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव की बात की है? उन्होंने कहा कोई भी योजना है वो सरकार की है और सभी समाज को मिलेगा। आखिरी सेंसस वैसे आपको बताते चले कि 2012 में हुआ था। दर्शकों, आपको बताते चले कि 2012 में आखिरी सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी। जिस जनगणना की बात किया जा रहा है यह एनआरसी का मुद्दा था, जनगणना का नहीं। बहरहाल सबके अपने अपने तरीके होते हैं। शमीम साहब, आसिफ साहब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार तो हम लोग कर ही चुके हैं, कि तो फिर आप लोगों की लड़ाई बची क्या? 400 पार की बात करने वाले जो कह रहे 400 पार हम कर लेंगे, तो फिर मंगलसूत्र मंगलयान की बात करते करते मंगलसूत्र पे क्यों आ गए? फिर इनको अपने भी चाहिए। इनको तो 200 पार की भी यकीन नहीं है। तभी तो ये कह रहे थे कि हमारे घर ईद पर बदलते खाना, मुसलमानों के घर पे खाना आता था, हम ताजिया के अंदर से हम जियारत करते थे। अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस है, जब हिंदू मुसलमान नहीं चला, जब इनको चुनाव में उतरे, इनको लगा कि हम 100 सीट भी नहीं पा रहे हैं, तो अपनी बातों को इन्होंने दूसरे तरीके से रख दिया। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान घुस बैठ के भाई ने हमारे कहा कि मैं मुस्लिम हूं, मैं भी एक मुस्लिम बुनकर समाज से आता हूं। आज हमारे बुनकर के 25 से 30% लोग सूरत और बेंगलोर पलायन कर गए। कितने सारे ऐसे बुनकर है जिनके घर में 2 टाइम का खाना नहीं बन रहा है, अब बाप भूखा सो रहा है, बेटे को खिलाने के लिए परेशान हो रहा है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, भुखमरी की नौबत है। हम केवल अपना नहीं सोचते, हमारे भाई का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तो क्या यही सबका साथ सबका विकास है? हम घुसपैठिए हो रहे हैं? अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो हमको घुसपैठिए क्यों कहा जा रहा है? हमारे देश की मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून है। हर जगह की मिट्टी में देखेंगे तो हमारे यहाँ मुस्लिमों का हर जगह खून मिलेगा। जंग आजादी में हम लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक से लेकर जितने भी उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था, मुसलमानों ने अपने खून की बलि दी अपने देश को आजादी दिलाने के लिए। जो हमारे यहाँ आज मुस्लिम हुकूमतों को छोड़कर हम लोगों ने यहाँ के संविधान पे भरोसा किया, हमको देश के लोकतंत्र पे भरोसा है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमको 2 पक्षों में बांटा जा रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने सशक्त है, इतने ताकतवर है, उनको 400 का इतना भरोसा है, तो फिर वो विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? ये हमारा देश इंडिया है, इंडिया के नाम से मशहूर है, फिर मोदी जी के मुंह से इंडी इंडी क्यों नहीं चलता है? क्या देश का सब गठबंधन को आपको कहते हैं इंडी गठबंधन? तो फिर गठबंधन कहे तो इंडी क्या शब्द कहां से ज्यादा आपने कर दिया? क्या इंडिया को आप इंडी कर देंगे? भारत को आप इंडी कर देंगे? अब देश में बात करते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, सारे लोग यहाँ भारतीय हैं, हिंदुस्तानी है, तो फिर हमको बांटा क्यों जा रहा है? एनआरसी की बात भाई ने कहा कि एनआरसी एक देश का एक मुद्दा हो सकता है, तो इसके पहले की जो सरकारें नहीं थी, क्या 2014 के बाद हिंदुस्तान बना है? 14 मोदी जी के आने के बाद यहाँ लोग कपड़े की जगह पत्तल पहन के घूमते थे। यहाँ जो 3 रेलवे स्टेशन का इन्होंने कहा रोडें बताई थी, इसके पहले हम लोग बैलगाड़ी पे घूमते थे, इसके पहले हवाई जहाज नहीं था, इसके पहले इसरो नहीं था, इसके पहले हम लोग मंगलयान पे नहीं गए थे, इसके पहले हमारे बच्चे खाना नहीं खाते थे। आज 10 साल से आप जब से आए हैं, आप केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर नफरत कर रहे हैं। ये बनारस की सरजमी है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ रहने वाले, यहाँ अजान भी होती है, संघ भी बजता है, यहाँ मंदिर में पूजा भी होती है, नमाज भी होती है, यहाँ एक साथ भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। लेकिन आपने आके यहाँ हिंदू और मुसलमान को बांट दिया। जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म में बैठ के खाना खाते थे, आपने उनको हिंदू कह दिया, हमको मुसलमान कह दिया। हमारी रगों में सबका खून है क्या? हमारे पूर्वज भी कभी न कभी किसी धर्म से बिलीव करते रहे होंगे, लेकिन सबका खून तो एक था। आप किसको बांट रहे हैं? अपने लोगों को बांट रहे हैं। आप तो यहाँ बांट के चले जाएंगे गुजरात या दिल्ली, जहां भी आप जाएंगे, आप कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरी माँ ये करती थी, मुझको ये इल्जाम लगाया जा रहा है। गरीब का बेटा 18,000 करोड़ के जहाज से नहीं चलता। गरीब का बेटा 3 बार 4 बार 70,000 कपड़ा नहीं बदलता। गरीब का बेटा 2 टाइम का जुटाने के लिए परेशान है। गरीब का बच्चा अग्निवीर के लिए नहीं जाएगा। आज 25 लाख रुपया आपने मेडिकल की फीस कर दी, किस गरीब का बच्चा जाके मेडिकल में दाखिला लेगा? किस बच्चे को आप नौकरी देंगे? एक सवाल हमारा यहाँ से बन रहा है, बुनकर समाज के उत्थान के लिए जो कोई भी कार्यक्रम होना था, बेशक ये जरूर था कि देखिए दर्शकों, हम आपको बताते चले कि वाराणसी में बुनकर समाज का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बुनकर समाज जो अल्पसंख्यक बाहुल्य होता है, इस शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक बाहुल्य होता है, इसमें बहुसंख्यक वर्ग के लोग भी हैं। बुनकर समाज इस वक्त बदहाली के कगार पे है और लगभग ये कारोबार खत्म होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि वाराणसी के बुनकर को जितने की कास्टिंग बनारस में पड़ती है, उतने में गुजरात का बुनकर अपना माल बेच सकता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे
इससे पहले भी हम 2 से 3 वीडियो इस समाज के ऊपर बना चुके हैं और आने वाले वक्त में भी बनाएंगे। सवाल ये था कि जब आपकी सरकार 5 साल तक थी, ठीक है, और कांग्रेस की भी सरकार थी, आसिफ साहब का बहुत अच्छा था कि सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट या रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को लागू करने का कांग्रेस के वक्त में आई थी, लागू करना चाहिए था, बेशक लागू करना चाहिए। 10 साल तक जो है भाजपा की गवर्नमेंट थी, अगर उत्थान करने की बात थी तो उन रिपोर्टों को की सिफारिशों को लागू किया जा सकता था। सवाल यह है कि बुनकरों के उत्थान के लिए परमानेंट व्यवस्था तो सरकार में भी नहीं, एक टेम्परेरी व्यवस्था थी कि बिजली सस्ते रेट में दे देना, मगर उनके माल को जो एक्सपोर्ट में मिलना चाहिए, एक्सपोर्ट में जनाब, वो सपा सरकार में भी नहीं मिली। सपा सरकार ने सबसे पहले गरीब और बुनकरों का सबसे पहला काम तो माननीय मुलायम सिंह ने किया, क्योंकि बुनकर बाहुल तबका एकदम गरीबी रेखा के नीचे चल रहा था। उन्होंने 65 रुपया सबसे पहले सपा सरकार माननीय मुलायम सिंह ने हमको ये 65 रुपया दिया, जिससे गरीब बुनकर 2 जून की रोटी जुटाने लगा था। मैं समाजवादी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, कितनी नौकरियां दिया मुसलमानों को कितना? नहीं, बात सुनिए, सपा की सरकार कितनी बार बनी? कोई भी बोलने का अधिकार देना चाहिए। कितना मुसलमानों को बेनिफिट दिया, कितना उनको तरक्की दिया? मदरसा बोर्ड में उर्दू की टीचर किसने किस सरकार ने दिया? सुनिए, फर्जी भर्ती आज बीजेपी की सरकार कर रही है। बुरा आदमी भाई, इनको भी बोलने का यही तो बात भाई आपके समाजवादी पार्टी की सरकार कितनी बार बनी? मैं पूछता हूँ, मुसलमान कहाँ था उस समय? मुसलमानों का क्या हाल हुआ? तो हमने भी पूछा, ये तो मदरसों का वही आज मैं बता दूं, मैंने यही कहा कि 70 साल जिन्होंने सरकार में जो काम किया और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन किया, पता कि मुसलमान मेरी बात मैंने क्या बोला? 70 साल के मोदी जो सरकार 70 साल काम की सेंट्रल गवर्नमेंट में और यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, मुसलमानों के लिए क्या किया ये बताए। 1947 से लेकर अभी तक एक सवाल कर जाते हैं, 80 साल नहीं होता है। मदरसों की बात मदरसों को उन्होंने कहा, मदरसों में क्या था कि मैं प्रिंसिपल, मेरा भाई टीचर, मेरी वाइफ टीचर और आज अपनी सैलरी पर बच्चे पर। आज की तारीख में संस्कृत बोर्ड की स्थापना होने के बाद संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हो गई है, वहां पे भी यही स्थिति है। एक जांच उन संस्कृत विद्यालयों की भी होनी चाहिए। सभी लेकिन पहले के आप कोई मुद्दा कर रहे हैं, साल में आप बात कर रहे हैं, 5 साल बाकी की जोड़ लो सुंदर हो सकते हैं, जोड़ ना बादशाह भी लगा रहे, प्रधानमंत्री कहाँ लगा रहे हुए? 70 साल में सब आ गया हमारी, हमने क्या बोला? सालों में तब तक आप लोगों ने असली मुद्दे तो हम लोग भटक रहे हैं। साजिद साहब, आप समाज से जुड़े हुए एक व्यापारी नेता भी हैं, ठीक है, आप बतौर एक व्यापारी नेता और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं, क्या लगता है जिस तरीके का माहौल इस वक्त चल रहा है उसमें क्या लगता है? आप लोग आ जाए इधर आगे। सबसे पहले तो तारिक भाई, हम आसिफ भाई से एक बात पूछना चाहते हैं। जैसे ये मुसलमान की बात करते हैं तो राजनीति में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और हिंदुस्तान के अंदर जो भी लोग हैं वो सब हिंदुस्तान के हैं, कोई पाकिस्तान कोई हिंदुस्तान के बाहर से नहीं आया है। आज अगर बेनिया के अंदर कोई कार हो रहा है या बाहर हो रहा है तो सब जगह एक जैसा होना चाहिए। मुस्लिम कोई भी इलाका, आसिफ भाई हमको बता दें कि जहां पे एक भी काम नरेंद्र मोदी जी ने किया हो तो हम अभी यहाँ गुलामी करा लेंगे, एक भी एरिया। दूसरी चीज, अभी यहाँ से निकलेंगे और अभी हम आपको दिखाएंगे कि हाड़ेसराय की पूर्वांचल की बड़ी मार्केट है, जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, उस मार्केट के अंदर कूड़ा पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। 20 बार आप फोन करेंगे तब अधिकारी आएगा और देखेगा, समझेगा, उसके बाद वो अपने पैसे की बात करेगा, पैसा लेगा तब वो कूड़ा उठाएगा। किस विकास की बात करते हैं आप? मैं इसका किस विकास की बात कर रहे हैं आप? विकास की बात करते हैं, हमें एक भी विकास मुस्लिम क्षेत्र का दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे कि हाँ आपने विकास किया, करवाया। आसिफ भाई मैं आसिफ भाई से एक सवाल पूछना है, आसिफ भाई बीजेपी में है तो इनसे पूछ लीजिए इनकी कितनी इज्जत है, कितना काम इन्होंने सम्मान है। यही बात आ गई, ये समाजवादी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं ना,
पार्टी आज ये मोदी जी बताएंगे ना, नाम लेके बोले ना। एक सेकंड दोस्तों, हम आपको बताते चले कि यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं, ये लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अभी बाहर निकल करके ये सब लोग हमारी पैसे की चाय पीने वाले हैं, तो आप इनकी नोक झोंक पे मत जाइएगा। ये लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। सपा का पक्ष हो गया, अभी दोबारा पलट जा रहा है, दोबारा पलट जा रहा है। अच्छा ठीक, इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी मार्केट पूर्वांचल, सही कहा, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद कभी था? इस बार छोड़ दीजिए, नहीं था, नहीं था, कभी आज तक नहीं था। आसिफ साहब आप पूरी 90% मुसलमान मीडिया है वो, मेरी बात क्यों नहीं काम हो रहा है? मेरी बात सुनो, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो क्यों मुसलमानी अधिकार नहीं है? आप क्या, मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग 2 मिनट के लिए दोस्तों रुकेंगे, अजान की आवाज आ रही है, अजान मुकम्मल हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मुद्दों की बातों को आगे बढ़ाते हैं। एक शेर के साथ हमारे एक बुजुर्ग जो है दर्शक हैं इमरान उस्मानी साहब, उन्होंने कभी एक शेर हमको सुनाया था कि गर यही मयार दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ धूप में बर्फ का बाट लिए बैठा होगा। बहरहाल साहब हमारे साथ दिनेश कसौदन जी है, जो बसपा के यहां से विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, शहर दक्षिणी से। दिनेश जी, चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करती है। बाबा साहब के बनाए हुए कानून पर विश्वास करती है, और आज भी इस देश को 75 साल 76 साल आजाद हुए हो गया। अगर ईमानदार सरकारें रही होती तो आज दबे कुचले लोगों को जिस नर की जिंदगी में जिया जा रहा है, उसको बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार की सरकार में इतना स्तर को उठाया कि आज जो है बहुजन समाज पार्टी के लोगों के पास बड़े बड़े धन्ना सेठ या जो भी प्रत्याशी हैं वो जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, किंतु आज इस 10 साल की सरकारों में उनको जिस हिसाब की बदसलूकी के साथ झेलना पड़ रहा है वो इस चुनाव में जवाब देंगे। बनारस से अतहर जमाल लारी को टिकट दिला, उसके बाद टिकट कटा, नियाज अली मंजू को दिला, फिर नियाज अली मंजू को दिला, फिर अतहर जमाल लारी को दिला। तो क्या इस तरीके से ये स्वेप वाला जो था, ये लगता है कि आपकी पार्टी के लिए फायदेमंद था? ऐसा है कि काफी पार्टियों ने अपने टिकट को बदला, किंतु बहुजन समाज पार्टी अपने एलआईओ की रिपोर्ट के हिसाब से जो मजबूत प्रत्याशी थे, 2004 में अतहर जमाल लारी साहब, जब अल्पसंख्यक समाज जो है 3.5 लाख है उनको वोट नहीं दिया रहा, तब वो 1 लाख वोट लेके आए थे। और आज के डेट में 3.5 लाख मुस्लिम समाज के लोग और 3 लाख चमार के और पार्टी के जो भाईचारा के वोट से अतहर जमाल लारी साहब, जो कि लगभग 4-5 चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छी फाइट के साथ भाजपा का जो यहाँ पे ग्राफ है वो गिराएंगे, और हो सकता है अगर यहाँ की जनता ने साथ दिया तो विजयी भी होंगे। साजिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम इसमें स्वतंत्र हमारे बड़े भाई हैं और इनसे कुछ एक सवाल हमारा है, जैसे कि पहले अतहर जमाल लारी का टिकट यहाँ कंफर्म हुआ, फिर उसके बाद टिकट कटता है, फिर क्या नाम है कि नियाज भाई को मिल जाता है। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मायावती जी वो अपने फैसले पे चलती हैं कि बीजेपी में कोई ऐसा आदमी बैठा है कि वो टिकट को बांट रहा है? इस तरीके के तो और भी आरोप लगे हैं आकाश आनंद को, ये डिस्प्यूटेड मुद्दा है, इस पे कोई जवाब नहीं जाएंगे। इस तरीके का आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का भी आरोप लगा है, और ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर चुनाव के बाद हम लोग तस्करा किया जा सकता है। हमारे साथ बरखा गुप्ता जी हैं, महिला नारी वंदन आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आपका क्या नजरिया है कि प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम कितना सफल होगा? हमें ये नहीं लगता है कि इनकी कार्यक्रम सफल होगी। क्यों नहीं होगी कि वेचू में छात्र के साथ एक लड़की जी थी, ITI की जो लड़की थी, उनके साथ छात्र के साथ उनके साथ बीजेपी वाले ने 3 लोग जो है उनके जो रेप किए, क्या उनकी बुलडोजर से उनकी घर गिराई गई? नहीं गिराई गई ना, बीजेपी के लोग किए थे, उनकी घर नहीं गिराई गई। कानका में जो है 3000 महिलाओं के साथ जो ऐसा हुआ था, क्या उनके साथ ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। की आप बात कर रही हैं। नहीं हुआ था, उनके कोई बीजेपी ने कोई उनका जो है कि फजल रवन्ना तो अभी गिरफ्तार भी नहीं हुआ, इंडिया 2 महीना हो गया अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ है। अच्छा, और हमारी बात ये है कि जो उनकी आज जो कार्यक्रम है, हमें नहीं लगता है कि सफलता होगी। इतना जो बलात्कारी हो रही है, छेड़खानी हो रही है, इतनी जो महंगाई बढ़ी हुई है, और इतनी जी जब से उनकी सरकार 2014 में बैठी है, ये पूरी जनता यहाँ पर है, सब भाइयों बंधुओं हैं, सब पिताजी सम्मान्य भाइयों लोग हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि क्या जब से भाजपा की सरकार 2014 में बैठी है, क्या कोई सुखी है? नहीं है, क्योंकि सुखी तो वही इंसान है
कि जो इसके यहाँ में 10 को नौकरदाई खट रहा है तो भी वो रो रहा है, लेकिन एक दिखावटी है। इससे अच्छा तो हम गरीब तो समझते हैं कि कहीं से कूड़ा बीन के आता है, बेच के खा के दारू मुर्गा खा के सो जाता है, लेकिन उसके लिए भी बीजेपी ने कोई साथ नहीं दिया। उनकी घर एक तरफ से बुलडोजर लगवा के पूरा झोपड़ी बिल्डिंग तोड़वा दिया अपनी फायदेमंद के लिए। ये मेरा सरकार का रोड है। अगर ठीक है, अगर आपका सरकार का रोड है तो आप भाई गरीबों की भी रक्षा करिए, गरीब का भी दीजिए, उनका भी पेट है। विकास आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। आज जो वो दे रहे हैं 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल 10 परिवार में, क्या एक टाइम में 10 परिवार, शाम वाले टाइम में 10 परिवार, एक टाइम में यानी 20 परिवार हैं, दोनों टाइम मिलाकर क्या 10 किलो अनाज में लोग खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। और वो जो आज जो मोदी जी दे रहे हैं ना, वो बिजली का बिल, घर का टैक्स, पानी का टैक्स, ये सब हम ही आपसे लेके वो दे रहे हैं। वो अपने घर में नहीं दे रहे हैं, अपने घर से नहीं दे रहे हैं। सारी सरकारें हमारी आपके टैक्स से देती हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं। नौजवान साथियों में कई छात्र हैं हमारे साथ, कुछ व्यापारी गण के हैं, कुछ युवक हैं। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अमन साहब हैं। अमन साहब, क्या लगता है अभी जिस तरीके का चुनावी माहौल है और विकास की जो बात यहाँ पे हो रही है, विकास के मुद्दे पे क्या लगता है आपको? विकास के मुद्दे पे मुझे ये लगता है कि विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। विकास तो भाग चुका है हिंदुस्तान छोड़ के। अच्छा, प्रज्वल रेवन्ना के तरीके से? जी, भाग चुका है। जैसे विजय माल्या भाग गया, वैसे विकास भाग चुका है हिंदुस्तान से 2014 के बाद से। और सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू और मुसलमान नहीं है देश में, ये हिंदू मुसलमान आज़ादी से पहले से है। मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज युवा परेशान है, आज युवा एकदम परेशान हो चुका है। कहीं नौकरी नहीं है। अग्निवीर का मतलब क्या है? हमारे बड़े भाई हैं, आसिफ भाई बता दे इसका मतलब क्या है ये नौकरी का? आरिफ भाई, रोजगार के बारे में बता दो। आज बनारस की विकास की बात सुन लीजिए। हमारे क्षेत्र में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब की गली, के लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार ये हुई है। एक मिनट, जिस जगह आप आज एक एक करके लड़का को मिला था, एक एक करके हाँ। हमारे क्षेत्र में, हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, हमारे क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, जिनको पूरा वर्ल्ड जान रहा है, भारत रत्न से नवाजा गया, आज उनकी गली की ये हाल है कि हर रोज नाला बह रहा है। और कह रहे हैं कि पार्षद कोई मसला ही नहीं है। पार्षद मिलकर एक विधायक बनाता है और एक विधायक मिलकर सांसद बनाता है। और शेख आसिफ साहब के घर के आगे खुद नाला बहरा नहीं बनवा पा रहे और बात कर रहे हैं विकास की। यहाँ पे कोई विकास नहीं है, पूरा सराय मंदिर है। ये बड़ा एक मुद्दा है। ये एक बड़ा मुद्दा है कि आसिफ साहब के घर के बाहर पधारा बह रहा है। खुद चल के देख लीजिए भैया, अगर आपके बेटा या बेटी हो, मैं सभी भाइयों से पूछना चाहूंगी, अगर आपके बेटा या बेटी हो, आपका 10 रुपया कमाई है, बात को ध्यान दीजिएगा, आप बेटों को पढ़ाई में लगा देंगे कि हम कम खाएंगे लेकिन अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाएंगे। आपकी सरकारी नौकरी है, कल के डेट में अगर आपके बच्चों को सरकारी नौकरी ना मिले, आपने सोच के लगाया वही प्राइवेट करे, तो उसको 6,000-7,000 से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगा। क्या कि आपने तो अपना पेट पाल लिया, अपना शरीर गंवा दिया, अपना जिंदगी गंवा दिया। अब उन लोग का जिंदगी कैसे संवरेगा? उन लोग का पीढ़ी आ रहा है ना। क्या मोदी दिए? ये रोजगार का, ये एक रोजगार का मुद्दा है। कुछ हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। आप एक छात्र हैं विद्यापीठ के जी। आप लोगों के लिए कौन सा मुद्दा मेन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं? देखिए आपको बताते चले दोस्तों आपको बताते चले कि फर्स्ट टाइम वोटर चुनाव पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप लोगों के लिए कौन सा मेन मुद्दा मायने रखता है? हम लोग भारत में पढ़े लिखे आदमी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा हो, जिसको ये समझ हो कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तानाशाही तरीके से भाषण देना ऐसे लोगों को एकदम बहुत पसंद नहीं करते हैं। लोकतंत्र है यहाँ भारत में, बाबा भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का बनाया हुआ लोकतंत्र है, संविधान है, उसके हिसाब से चलना चाहिए देश को। किसी को दबा के, किसी को डरवा के, किसी को बैठा के, बीएसपी के ऐसे ही बीएसपी के से मिला था धनंजय सिंह को टिकट, वहां पे आए अमित शाह जौनपुर गए और बातचीत करके टिकट उनका कटवा दिए। ये सब चीज गलत है, ये सब चीज एकदम गलत है। दूसरी बात पूरा हो जाए उसके बाद महंगाई, हर चीज पे चलिए जीएसटी लगा, ठीक है, भोजन पे, नमक पे, दूध पे, ये सब मतलब कफन पे सोच लीजिए इतना ज्यादा गिर गया है
स्तर इतना ज्यादा गिर गया कि कफन पे भी जीएसटी लगा दिया गया। पढ़ाई पे बताइए, पढ़ाई किताब कॉपी जो पेन 3 रुपया का मिल रहा था 5 रुपया का मिल रहा है। लिखो फिको वाला पेन पहले 3 रुपया का मिल रहा था 5 रुपया का मिलने लगा। ठीक है, तो ये सब चीज छोटा छोटा बात है। यही मुद्दा है कि ये महंगाई कैसे कम किया जाए। ठीक है, आप मंदिर बनाए, मस्जिद बनवाए, तोड़वाए, कुछ भी किए, वो अलग चीज है। हो गया बस, 10 साल आप राज कर लिए हैं, अब बस करिए, अब किसी दूसरे नए आदमी को मौका दीजिए। मेरा लेकिन यही तो बात आ गई। अभी बहन जी ने बताया, सुनिए, अभी बहन जी ने कहा अब कहते हैं हर दिल में मोदी, हर दिल में मोदी, बाकी और दिल में कौन रहेगा? इसीलिए जो भी बटन दबाए कमल का निकले, हाथी का दबाए कमल का निकले, कमल का निकले। क्यों? शांति। एक बात ये कहानी था, हर हर मोदी घर घर मोदी, वही बच्चे कह रहे हैं मैं गाड़ी चलिए ताजिद साहब, मोदी हिंदुस्तान मोदी जो कौन लाया है, हिंदुस्तान मीडिया वाले लोग हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि सबको बेच दो। गठबंधन की एक बेरी है, अच्छी सरकार चाहती है, अच्छी शिक्षा चाहती है, अच्छा रोजगार चाहती है। ये बात हेल्दी डिस्कशन था। आसिफ साहब अपनी कुछ बात पूरी करना चाहे। आसिफ साहब एक चीज बताते चले, अभी एक नवयुवक जो है अमन ने जो बात बताई कि आसिफ साहब और गुड्डू भाई ने कहा कि आसिफ साहब की पार्टी में इज्जत, बहुत इज्जत है माशाल्लाह आपकी पार्टी में, मैं जानता हूँ। वैसे भी आपके घर के आसपास का पनारा बह रहा था, हमने खबर दिखाई थी। इज्जत नहीं है। एक बात हम कहना चाहेंगे, सब लोग कह रहा है मुसलमानों को कोई इज्जत नहीं है। 400 पार का जो लोग नारा दे रहे हैं, इसके पहले 2014 2019 में चुनाव लड़े थे, रात में आते थे, अगले दिन नामांकन करके चले जाते थे। लेकिन इस बार हार के डर से वो बनारस में लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। ये उनकी हार की हताशा है। उनको ये बताया जा रहा है इस बार मोदी हार है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से संविधान बदल देंगे। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बदल देंगे, हम संविधान नहीं बदलने देंगे, हम लोकतंत्र को नहीं बदलने देंगे। गुजरात भेजेंगे, मोदी जी को हरा के देखिए यही गठबंधन है, चिल्लाते रहे। नहीं, वो गठबंधन तो अलग है। गठबंधन से अलग है और ऐसा आरोप करता है। इसलिए बहन जी ने कहा कि आप सपना देखना छोड़ दो, संविधान का ही देन है कि आज आप कुर्सी पर बैठे हुए पीएम बने हो तो दूसरे कोई का आप लड़कार रहे हो। देश का संविधान हमारे आंखों पे, मैं बहन जी का जवाब दे दूं। सुनिए, उन्होंने कहा मेरी 4 बार सरकार बनी। अब दलित समाज की यह पार्टी है, जैसा उन्होंने कहा कि बनारस में समाज के लिए है, एक दलित उन्होंने कहा भाई साहब ने कि बनारस से हम लोगों ने मुस्लिम को इसलिए दिया कि मुसलमानों का वोट ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान ये करते हैं और आरोप मेरे को लगाना। आसिफ साहब, इस पे एक जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ, बतौर एक मीडिया पर्सन और वाराणसी का निवासी होने के नाते एक जवाब देना चाहता हूँ कि सांप हमारे भी कलेजे पे तब लौटता है जब हेमंत बिस्वा शर्मा मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम ज्ञानवापी और मथुरा ले लेंगे। देखिए ऐसा हमको भी तकलीफ, हमको भी दर्द होती है आसिफ साहब, हमको भी दर्द होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री तेलंगाना में खड़े होकर के कहते हैं कि ये पार्टी अगर सत्ता में आती है, अमुक पार्टी, तो ये आपका जो है आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देगी। मुसलमान तो सबसे पहले दबे कुचले कमजोर तो नहीं है, हम तो खुद ही कमजोर है। हमारे देश इतना विकास कर दिया, इन्होंने इतना विकास कर दिया
कि बुनकर लोग जाके अपना खून बेचने पे मजबूर है अपने 2 दिन की रोटी बनाने के लिए। ये विकास हमको नहीं चाहिए, ये विकास इनको मुबारक हो कि हमको अपना खून बेचना पड़ रहा है। ऐसे तानाशाही सरकार की जरूरत यहाँ हिंदुस्तान को नहीं है। यहाँ रोजगार के नाम पर हमको पकौड़ा तलने के लिए बोला जा रहा है। इन्हीं की पार्टी के लोग बोलते हैं पकौड़ा तलिए, 10,000 रुपए का लोन लीजिए, 12,000 चुकाइए। मैं एक मिनट गरीब ठेले वाले का जो ठेला लगाता है, इनके जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं, उनका ठेला नगर निगम उठा के ले जाकर फेंक देता है। और गरीब से पूछा जाता है कि उसके घर में खाना बना है कि नहीं, उसके घर के बच्चे कैसे खाएंगे, उसके घर के बच्चे कैसे दूध आखिरी पिएंगे? वक्तव्य इस पूरे डिबेट का। हाँ, एक हमारा सवाल है, पूरा चुनाव बीजेपी राम जी के नाम पे चुनाव लड़ी। हम आपसे एक बहुत बड़ी बात आज कहने जा रहे हैं सबके सामने। जिस राम अयोध्या में है, अगर वो बीजेपी जीत गई तो बेनिया के अंदर कभी जिंदगी में कदम नहीं रखेंगे, राजनीति में अपनी कभी शकल नहीं दिखाएंगे। अयोध्या सीट बीजेपी हारने वाली है, समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। वैसे आप सबको जानकारी के लिए हम एक बात बताते चले कि अयोध्या में जिस जगह, आसिफ साहब, जिस जगह राम मंदिर है, उस वार्ड में जो सभासद है वो एक मुस्लिम है और निर्दल प्रत्याशी है, भाजपा वहां से चुनाव हार गई। आप आखिरी मुद्दा कहना चाह रहे थे, इस डिबेट का ये आखिरी मुद्दा है। इसके बाद हम सारे लोगों को ये लोग केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं। शिवसेना का एक प्रवक्ता है संजय राउत साहब, संजय राउत, उन्होंने कहा कि बीजेपी एक छलावा कर रही है। जहां पे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उससे 300 मीटर की दूर पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये तो अपने भगवान को धोखा दे रहे हैं, तो हम देशवासियों का क्या करेंगे? ये तो हमको भी बेच देंगे, हमारा खून बेच देंगे। ये किसी के साथ ही नहीं हो सकते। ये सैनिक को भी शहीद कर देंगे, उस पर भी राजनीति करेंगे। हमारे देश का सैनिक पुलवामा में जो शहीद हुआ, पुलवामा में हमारे देश का सैनिक शहीद हुआ, हम लोग बहुत प्यार हैं। इन्होंने अंधेरा काफी हो चुका है, पब्लिक भी काफी है। मिस्टर साहब एक खूबसूरत सा कलाम पेश करना चाहता है। मिस्टर साहब, देखिए भाई, एक चुनाव का माहौल है, कुछ लिखा है हमने, उसमें हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं। जान लीजिए, एक से बढ़कर एक मदारी आने वाले हैं, अपना खेल हमको दिखाने वाले हैं। सच को झूठ, झूठ को सच बोलकर गांव शहर में आग लगाने वाले हैं। नेताओं की बातों पर यकीन करके एक दूसरे के धर्म पे गाली देने वाले हैं। रोटी, कपड़ा, सवाल, शिक्षा की मुद्दा कहाँ, मंदिर मस्जिद पे ये आग लगाने वाले हैं। मोहब्बत की अब बात कहाँ होती है, अबुल खून खराबा करके सत्ता की कुर्सी हथियाने वाले हैं। बहुत दोस्तों, ये एक हेल्दी डिस्कशन। हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग सोच समझ के वोट दीजिए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि मोदी जी 25 साल राज करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर राज को राजतंत्र क्या कहना चाहिए। दिल्ली का गुट्टू मीरा रोला ने गिरवी रख दिया। गिरवी रखने ये हेल्दी डिस्कशन थी। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि चुनाव आज है, कल नहीं रहेगा। आप अपने संबंधों को ना खराब करें, अपने संबंधों को बना के रखें, एक दूसरे से बहस करें, बहस में संबंध ना खराब हो। बहरहाल साहब, ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।